नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। हमारी खास पेशकश के साथ मैं हूं अनंत भट्ट। कार्यक्रम में बात होगी भविष्य में भारत बांग्लादेश रिश्तों की। तख्तापलट के बाद बांग्लादेश कौन सा रास्ता अख्तियार करेगा, भारत समेत पूरी दुनिया की निगाहें इस पर टिकी हैं। उम्मीद है मोहम्मद यूनुस से, जो खुद एक अर्थशास्त्री हैं, वो लोकतंत्र की राह पर चलते हुए विकास की अहमियत को समझते हैं और इस टारगेट को पूरा करने के लिए वो भारत के महत्व को भी बखूबी जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस को बधाई देते हुए ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को उनकी नई जिम्मेदारी संभालने पर मेरी शुभकामनाएं। हम हिंदुओं और अन्य सभी अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए सामान्य स्थिति की शीघ्र वापसी की उम्मीद करते हैं। भारत शांति, सुरक्षा और विकास के लिए लोगों की साझा आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बांग्लादेश के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। पीएम मोदी की पहल के बाद बदले हालात के बावजूद भारत बांग्लादेश के रिश्तों की गर्माहट बने रहने की उम्मीदें बरकरार है। बांग्लादेश में चाहे शेख हसीना रही हो, चाहे जन आक्रोश में उमड़ी हिंसा और तख्ता पलट के बाद अब मोहम्मद यूनुस हो, नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस के हाथों में कुछ समय के लिए ही सही बांग्लादेश की बागडोर आने के बाद सबसे अहम सवाल यही है कि भारत के साथ बांग्लादेश के संबंध कैसे होंगे। क्या शेख हसीना की तरह ही बेहतर रहेंगे या उस पर चीन पाकिस्तान की काली छाया पड़ेगी। हालांकि जिस तरह मोहम्मद यूनुस के समर्थन में खड़ी बंगाल नेशनलिस्ट पार्टी की मुखिया और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र की बात कर रही हैं, उससे लगता है कि बांग्लादेश भटकाव का रास्ता इख्तियार नहीं करेगा। हमें नया बांग्लादेश बनाना है, गणतंत्र और धर्मनिरपेक्ष बांग्लादेश बनाना है। ऐसा देश जहां किसी का शोषण ना हो। छात्र और युवा हमारा भविष्य हैं। बांग्लादेश की राजनीति पिछले 3 दशक से 2 राजनीतिक धुरी में घूम रही है। एक तरफ शेख हसीना थी, दूसरी तरफ खालिदा जिया हैं। चाहे पाकिस्तान हो या चीन, दोनों से शेख हसीना के अच्छे संबंध नहीं थे, लेकिन खालिदा जिया के संबंध दोनों देशों से बेहतर हैं। उसी तरह अमेरिका के साथ भी शेख हसीना के संबंधों में मिठास नहीं थी। हालांकि खालिदा जिया भी बहुत करीबी नहीं रही। बांग्लादेश में कट्टरपंथी ताकतों को शेख हसीना से नाराजगी थी, लेकिन खालिदा जिया के साथ उनके रिश्ते अच्छे हैं। अब शेख हसीना देश से बाहर हैं और खालिदा जिया जेल से बाहर हैं, लेकिन सत्ता की कमान इन दोनों महिलाओं से दूर मोहम्मद यूनुस के पास है। यूनुस भारत की तरफ एक उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं और भारत भी उसी तरह देख रहा है। यूनुस को वहाँ अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री बनाया जा रहा है, कैसे देखते हैं? वो बहुत अच्छा आदमी, मैं उनको जानता हूँ कुछ सालों से। वो नोबेल प्राइज़ जीते हैं, पूरा दुनिया उनको बहुत सम्मान करते हैं, बहुत इज्जत देते हैं। तो मेरे ख्याल में बांग्लादेश के लिए एक स्टेबलाइजिंग फिगर, एन एल्डर स्टेट्समैन, इस किस्म के रूप में उनको देखा जाएगा। दरअसल मोहम्मद यूनुस की भारत से नाराजगी शेख हसीना को लेकर है कि उन्हें पनाह क्यों दी गई। यूनुस ने एक साक्षात्कार में कहा है कि मैंने हमेशा कहा है कि भारत के पास बांग्लादेश का सर्वश्रेष्ठ मित्र बनने की पूरी संभावनाएं हैं, लेकिन भारत बांग्लादेश पर फोकस करने के बजाय सिर्फ एक शख्स पर फोकस कर रहा है। भारत का संबंध सिर्फ एक ही शख्स से है और वो शेख हसीना है। इस वजह से बांग्लादेश के लोग भारत से नाराज हैं, क्योंकि वो ऐसे शख्स का समर्थन कर रहा है जिसने बांग्लादेश को बर्बाद कर दिया है। हालांकि किसी पूर्व राष्ट्राध्यक्ष को शरण देना, किसी देश की जगह किसी व्यक्ति को संरक्षण देना नहीं है। अगर भारत ने शेख हसीना को बीते सोमवार को शरण नहीं दी होती तो बांग्लादेश में उनकी हत्या भी हो सकती थी। उसके बाद दुनिया में बांग्लादेश की क्या तस्वीर बनती, इसका अंदाजा मोहम्मद यूनुस को होना चाहिए। वैसे सवाल बांग्लादेश की नई और ठोस सरकार का है, जो चुनाव के बाद ही तय होगी। बुधवार को पेरिस एयरपोर्ट पर जब पत्रकारों ने यूनुस से पूछा कि अगला चुनाव कब होगा, तो उनका जवाब कुछ ऐसा था। Elections be held, do you know? Well, I'll go and talk to them.
I'm just fresh in this whole area. Thank you. हालांकि मोहम्मद यूनुस के साथ भी भारत को जोड़ने वाली 3 अहम कड़ियां हैं। पहला, भारत का शेख मुजीबुर रहमान के प्रति सम्मान और मुजीब के लिए वही सम्मान यूनुस के भी दिल में है। दूसरा, भारत के साथ आर्थिक रिश्तों की अहमियत को मोहम्मद यूनुस एक जमीनी अर्थशास्त्री होने के नाते दूसरों की तुलना में बेहतर समझते हैं। और तीसरा, अमेरिका के साथ भारत और यूनुस दोनों के मजबूत रिश्ते। मोहम्मद यूनुस को अमेरिका समर्थक माना जाता है, इसलिए बांग्लादेश में अंतरिम सरकार की बागडोर उनके हाथों में आने के बाद ये माना जा रहा है कि पर्दे के पीछे से बांग्लादेश की पावर गैलरी में अमेरिका अपनी एंट्री करने में कामयाब हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश की बागडोर मोहम्मद यूनुस को सौंपी गई है। लेकिन अहम बात यह है कि जिस सरकार की अगुवाई वो कर रहे हैं वो एक अंतरिम सरकार है। चुनाव के बाद निजाम फिर से बदल सकता है। क्या इसका कोई प्रभाव भारत बांग्लादेश के रिश्तों पर पड़ेगा? अहम बात यह है कि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते कई धागों से बंधे हुए हैं। इनमें एक डोर इतिहास की है, एक डोर व्यापार की है और एक डोर भूगोल की है। लिहाजा भारत की अनदेखी शायद ही बांग्लादेश की कोई सरकार कर पाए। बांग्लादेश की पहचान तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और बेहतर आर्थिक स्थिति वाले देश की बनती जा रही थी कि लोकतंत्र की लड़ाई देश को सड़क पर ले आई। इसमें शेख हसीना की सत्ता चली गई, लेकिन आगे ये सवाल रह गया कि अब मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में बांग्लादेश भारत से कैसा संबंध रखेगा। इस सवाल का जवाब जितना मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार देगी, उससे ज्यादा ये सवाल देगा कि यूनुस की मौजूदा सरकार कब तक चलेगी। लेकिन इसके बाद क्या होगा? हमें ये देखना होगा कि कार्यवाहक सरकार जाहिरा तौर पर नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को दी जाने वाली है। यदि वे स्वीकार करते हैं तो वे निश्चित रूप से एक ऐसी शख्सियत है जिनका देश में कुछ हद तक सम्मान है। कार्यवाहक शासन कब तक चलेगा ये तय नहीं है। ये बात सही है कि भारत के बांग्लादेश के साथ संबंध बहुत बेहतर और शानदार रहे जब बांग्लादेश की कमान शेख हसीना के हाथों में थी, लेकिन अब जबकि निजाम बदल गया तो सवाल उठ रहे हैं। इसमें एक बात जरूर याद रखनी चाहिए कि दो राष्ट्रों के संबंध व्यक्तियों से ज्यादा देशों के होते हैं। इसलिए बांग्लादेश में कुछ नेता और अराजक तत्व चाहे कुछ भी कहें, बांग्लादेश की किसी भी सरकार को भारत से बेहतर तालमेल बनाकर रखना होगा। बांग्लादेश और भारत काफ़ी इंटीग्रेटेड हैं, बहुत सी चीज़, इंटरडिपेंडेंस बहुत है एक दूसरे के ऊपर। सेपरेट होना बहुत मुश्किल है दोनों के लिए। और ये भी है कि जो भी पार्टी आएगी, लेकिन वहाँ पे मेन पावर सेंटर जो है अब वो सेना के पास काफ़ी समय तक रहेगा। और मैं समझता हूँ सेना ऐसी कोई गलती नहीं करेगी जिससे भारत से रिश्ते बिगड़े। बांग्लादेश पर चीन और पाकिस्तान से लेकर अमेरिका तक की नजर है, लेकिन बांग्लादेश के लिए भारत की अहमियत क्यों बनी रहेगी, इसको इन 5 बिंदुओं से समझिए। पहला पॉइंट ये है कि अगर बांग्लादेश का दुनिया के सामने स्वतंत्र वजूद है तो इसके पीछे 1971 में भारत की दिल खोल कर की गई मदद है। दूसरा पॉइंट ये है कि दोनों देशों के बेहद मजबूत आर्थिक संबंध हैं, क्योंकि इस भारतीय उप महाद्वीप में बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा व्यापारिक संबंध भारत के ही हैं, जो सालाना करीब 1,06,000 करोड़ रुपए के हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि बांग्लादेश 3 तरफ से भारत से घिरा हुआ है और एक तरफ हिंद महासागर है। दोनों देशों की सीमाएं 4,096 किलोमीटर तक मिलती हैं, जो दुनिया का 5वां सबसे बड़ा लैंड बॉर्डर है। ऐसे में बांग्लादेश भारत से दूर नहीं रह सकता। चौथा पॉइंट, नदियों को लेकर भी दोनों देशों की साझी विरासत का है। ऐसी 54 नदियां हैं जो भारत और बांग्लादेश दोनों देशों में बहती हैं। हालांकि दोनों देशों के बीच 2 ही नदी संधि हो पाई है, जिसको आगे बढ़ाने की चुनौती और जरूरत से दोनों देश कन्नी नहीं काट सकते। 5वां पॉइंट, ऊर्जा के क्षेत्र में बांग्लादेश की भारत पर निर्भरता है, क्योंकि बांग्लादेश को भारत से 2000 मेगावाट बिजली सप्लाई होती है। और छठा पॉइंट, बांग्लादेश का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र है जो रूपपुर में बन रहा है।
और भारत की मदद से बन रहा है। भारत में बांग्लादेश की ये निर्भरता दोनों देशों में मजबूत संबंधों की बुनियाद बनी रह सकती है। जो अभी बदला हुआ माहौल है वो हम कितने इम्पोर्टेंट रहते हैं ये अभी देखना बाकी है, लेकिन बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। एक नेबर है, नेबरिंग कंट्री है और बहुत संबंध जो है ट्रेड के, इन्वेस्टमेंट के और कल्चरल जो कनेक्ट है बहुत स्ट्रॉन्ग है। और एक ही जो और ट्रेड जो हमारा दोनों देशों के बीच में है वो भी काफी एक इंक्रीज हो रहा है और इम्पोर्टेंट है बांग्लादेश के लिए। हम सब सेकंड लार्जेस्ट उनका एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है और इंडिया से बहुत सारा सामान उनके पास हमारा उनकी जो जरूरतों का सामान है वो जाता है। प्लस वहाँ से बहुत लोग यहाँ पे मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह के लिए भी आते हैं। वीजाज काफी हम लोग इशू करते हैं उनकी ट्रीटमेंट वगैरह के लिए, वहाँ के नागरिकों के लिए। काफी चीजें। और वैसे भी अगर हम देखें 71 ऑनवर्ड्स एक स्पेशल रिलेशनशिप रहा है ज्यादातर, बट वहाँ पे सरकारें जो अदल बदल होती हैं, अलग अलग थोड़ा ऊपर नीचे हमारे रिलेशनशिप गए हैं, लेकिन ओवरऑल आप देखेंगे बांग्लादेशी भी समझते हैं कि इंडिया के साथ अच्छे संबंध होने चाहिए। बट सारे समझते हैं कि नहीं, ये थोड़ा डाउटफुल है क्योंकि सब लोग काफी उसमें आजकल एलिमेंट्स आ गए हैं कुछ पिछले कुछ सालों में वो इंडिया के साथ अच्छे संबंध नहीं रखना चाहते। और हमें देखा है ये जो प्रोटेस्ट हुए हैं अभी हाल ही में और जो अभी चल भी रहे हैं वो एक एंटी इंडिया सेंटिमेंट एक विपक्ष किया गया मुझे लग रहा है और उसका काफी विजिबल था इन प्रोटेस्ट में। और अभी जो अटैक्स हो रहे हैं माइनॉरिटीज पे वहाँ पे बांग्लादेश में, तो ये सब एक इंडिकेशन है थोड़ा सा कि हाँ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना के अगेंस्ट वो रोष था उनको, लेकिन साथ ही में इंडिया के साथ भी वो काफी नाराजगी नजर आ रही थी और एंटी इंडिया, नॉट ओनली नाराजगी, एंटी इंडियन एक सेंटिमेंट दिखा। बांग्लादेश के सामने दो महत्वपूर्ण पड़ोसी हैं, एक तो भारत जिससे सीमाएं मिलती हैं और सांस्कृतिक मूल्य भी मिलते हैं, दूसरी तरफ चीन है जो भारत के खिलाफ उसके पड़ोसियों को उकसाता है और इस्तेमाल करता है। ऐसे में चीन और पाकिस्तान जैसे देश अगर नई सरकार पर हावी हुए तो भारत के साथ बांग्लादेश के संबंध भी दांव पर लग सकते हैं। अगर कारोबार की ही बात करें तो भारत और बांग्लादेश में भारत का निर्यात काफी बड़ा है। 2023-24 में भारत ने बांग्लादेश से आयात तो 15,268 करोड़ रुपए का किया, लेकिन निर्यात 91,614 करोड़ रुपए का। अगर रिश्ते बिगड़े तो भारत को आर्थिक घाटा हो सकता है। भारत ने बांग्लादेश में करोड़ों डॉलर का निवेश कर रखा है, रिश्ते बिगड़े तो वो निवेश डूब भी सकता है। जिस तरह बांग्लादेश से पलायन शुरू हुआ है वो तब और बढ़ सकता है अगर बांग्लादेश के नए हुक्मरानों से भारत के रिश्ते पटरी पर नहीं आए। बांग्लादेश में भारत विरोधी कुछ आतंकी गुट सक्रिय रहते थे जो पिछले कुछ दिनों से दबे झुके थे, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। जमीयत इस्लामी के ताकतवर होने से दोनों देशों के रिश्ते आतंकवाद के मुद्दे पर बिगड़ सकते हैं। भारत और बांग्लादेश के संबंध 1971 से ही काफी प्रगाढ़ हैं। बाद में लोकतांत्रिक सरकारें बनी तो ये संबंध और मजबूत हुए, लेकिन मोहम्मद यूनुस के साथ दूसरे बांग्लादेशी नेताओं का रुख भारत विरोधी रहा तो इनके संबंधों पर प्रश्न चिन्ह लग सकता है। शेख हसीना कांड के बाद भारत बेहद सतर्क है। उसकी पहली झलक तो 5 अगस्त को ही दिख गई थी, जब संसद में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हालात की विवेचना की। We are in close and continuous touch with the Indian community in Bangladesh through our diplomatic missions. There are an estimated 19,000 Indian nationals there, of which about 9,000 are students. The bulk of the students, however, have already returned to India in the month of July on the advice of the High Commission. अब सबकी नजर मोहम्मद यूनुस पर है कि वो अपने अर्थशास्त्री वाले रूप में रहेंगे या खांटी राजनेता बनेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। मोहम्मद यूनुस, बांग्लादेश के फलक पर फिलहाल ये नाम चमक रहा है। बांग्लादेश की कमान अब उनके हाथों में है। एक अर्थशास्त्री से वो सत्ता के शीर्ष तक पहुंचे हैं। उनके कंधों पर करोड़ों बांग्लादेशियों की उम्मीदों का बोझ है। बिना भटकाव के बांग्लादेश को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाने की चुनौती उनके सामने है। काम आसान नहीं है, लेकिन वो भी हार मानने वालों में नहीं है।
समाज सेवी, बैंकर और अर्थशास्त्री। 84 साल के मोहम्मद यूनुस की यही पहचान अब बांग्लादेश के नए हुक्मरान की बन गई है। जिस मोहम्मद यूनुस के हाथों में बांग्लादेश की बागडोर आई है, वो 28 जून 1940 को भारत में पैदा हुए थे। जवानी पाकिस्तान के नागरिक के रूप में बीती, क्योंकि उनका देश तब पाकिस्तान का हिस्सा था, और अब बांग्लादेश के नागरिक से आगे बढ़कर वो बांग्लादेश के सबसे बड़े नेता बन गए हैं। वो हमें अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे, क्योंकि नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस एक अर्थशास्त्री और विश्व स्तर पर एक प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। वो दुनिया भर में एक जाना माना चेहरा हैं। उनके जैसा व्यक्ति बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में बेहतर होता, लेकिन वो राजनीति में शामिल नहीं हैं। ये काफ़ी है कि वो महत्वपूर्ण समय में अपना समर्थन दे रहे हैं। उन्हें लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत चुनाव कराना चाहिए, जो हमारे लिए एक उपहार होगा। चटगांव के एक जौहरी हाजी मोहम्मद सौदागर के घर पैदा हुए मोहम्मद यूनुस ने ढाका यूनिवर्सिटी से शुरुआती पढ़ाई की। फिर उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका चले गए, जहां से पीएचडी की और वहीं पढ़ाने लगे। लेकिन बांग्लादेश बनने के बाद देश लौटे और चिटगांव यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र विभाग के प्रमुख बन गए। लेकिन देश की गरीबी देखकर वो व्यवहारिक अर्थशास्त्र में लग गए, जिसके तहत 1983 में ग्रामीण बैंक की स्थापना की। गरीबों के बैंकर वाली पहचान के कारण 2006 में नोबेल पुरस्कार मिला। उसके बाद यूनुस के राजनीति में आने की चर्चा तेज हुई, जिसके कारण पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना से इनकी अदावत बहुत तेज हो गई। वो तनाव इतना बढ़ा कि जनवरी 2024 में यूनुस पर 100 से अधिक केस चल रहे थे। उन्हें भ्रष्टाचार के मामले में कोर्ट ने 6 महीने जेल की सजा सुनाई थी। जब हसीना का देश निकाला हुआ तो यूनुस का ये दर्द सामने भी आया। ये एक ऐतिहासिक घटना है। एक नोबेल पुरस्कार विजेता पर हेराफेरी, धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया है। आरोप सिर्फ मुझ पर नहीं है, हम में से कुल 7 लोगों को आरोपी बनाया गया। इन लोगों ने पूरी जिंदगी गरीब लोगों के लिए कड़ी मेहनत की है। वे सिर्फ कर्मचारी नहीं थे, उन्होंने इस उद्देश्य के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। इन लोगों पर भी यही आरोप लगाए गए। अब यूनुस के सामने इतिहास की कड़वाहटों से निकलकर इतिहास बदलने और नया इतिहास रचने की चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। जब से बांग्लादेश में हालात बदले हैं, एक सवाल लोगों के जहन में लगातार घूम रहा है, और वो सवाल है, क्या इसका कोई प्रभाव भारत बांग्लादेश के रिश्तों पर पड़ेगा? तो इसका जवाब छुपा है उस इतिहास में जो ये बताता है कि बांग्लादेश का जन्म भारत की मदद से हुआ था। इसका जवाब छुपा है उन व्यापारिक रिश्तों में जो ये बताते हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच 1,06,000 करोड़ के व्यापारिक रिश्ते हैं। इसका जवाब छुपा है उस भूगोल में जो ये दिखाता है कि बांग्लादेश 3 तरफ से भारत से घिरा हुआ है। डोर के कई और भी सिरे हैं जो ये साफ इशारा करते हैं कि बांग्लादेश में सरकार किसी की भी हो, भारत की अनदेखी नहीं की जा सकती। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।